नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला कुमावत सार्विक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पिछली 2 कक्षाओं में राजस्थान की देशी रियासतों के बारे में पढ़े थे। अब उनके बारे में हम एक-एक रियासत का सामान्य परिचय देखेंगे, जिससे संबंधित आरपीएससी से जो भी परीक्षाएं होती है, उसके अंदर राजस्थान के इतिहास पोर्शन से इसमें कई क्वेश्चन या प्रश्न जो है वो आते हैं। हम देखते हैं सबसे पहली मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत जिससे राजस्थान के सबसे प्राचीन रियासत कहा जाता है और इसके जो संस्थापक कहे जाते हैं वो कौन है? गोहिल है। इसे गोहिल वंश भी कहा जाता है। हम देखते हैं इन गोहिलों के कारण इनको गोहिल, गोह, गोहदत और गहलोत कई नामों से उपनामों से जाना जाता है। गोहिल वंश जो है जिसकी स्थापना गोहिलादित्य करते हैं, तो इस गोहिल वंश से संबंधित यह प्रश्न उठता है कि गोहिल थे कौन। तो इसके संबंध में अलग अलग विद्वान जो है अपना मत देते हैं। तो इससे संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न बनते हैं कि अबुल फजल ने गोहिलों को क्या कहा है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में गोहिल के लिए क्या बात कही गई है, मोहम्मद नैन्सी ने गोहिल को क्या कहा है। तो इसके बारे में हम देखेंगे कि अबुल फजल जो है वो गोहिलों को क्या कहते हैं? ईरान के शासक नौशेख आदिल की संतानें कहते हैं। तो वहीं कर्नल टॉड और श्यामल दास के अनुसार गोहिल कौन थे? वल्लभी नगर गुजरात के शासक शिलादित्य तथा पुष्पावती की संतान है। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति और एकलिंग महात्म्य जो है उसमें कहा जाता है कि गोहिल आनंदपुर के ब्राह्मण वंश के बताए गए हैं। वहीं हम देखते हैं डीआर के भटनागर, कुंभलगढ़ प्रशस्ति, मोहम्मद नैन्सी, गौरीशंकर हीराचंद ओझा इत्यादि विभिन्न जो है गोहिलों को क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं। तो ये तो हो गया सामान्य बात कि किस किस प्रशस्ति या फिर किस किस विद्वान ने गोहिलों को किसकी संतानें या कहाँ से उत्पन्न माना है। हम एक किंवदंती और देखते हैं, उससे संबंधित भी प्रश्न बनता है। कर्नल टॉड ने जो बताया है कि वल्लभी नगर गुजरात ये भारत का नक्शा है। इसमें हम देखते हैं कि राजस्थान ऊपर और गुजरात उसके नीचे पास में है। तो गुजरात के शासक कौन थे? शिलादित्य। वहां गुजरात में भी कहाँ के? वल्लभी नगर के। तो वहां पर जो राजस्थान का आबू प्रदेश है, वहां के आबू के परमाणु की राजकुमारी जो है जिसका नाम क्या है? पुष्पावती, उससे शिलादित्य का विवाह होता है। तो किंवदंती ये है कि पुष्पावती जो है वो जिस समय गर्भवती होती है, तो एक मान्यता है कि आबू में एक मंदिर है जहाँ पर पूजा प्रार्थना करने से, मन्नत मांगने से पुत्र की रत्न की प्राप्ति होती है। तो इसलिए जो पुष्पावती थी वो उस मंदिर के दर्शन के लिए वहां से जाती है। जब वो वहां से जाती है तो हम देखते हैं पीछे जो है अरब आक्रमण होता है और उस अरब आक्रमण में शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है। और जब शिलादित्य की मृत्यु हो जाती है तो उस समय जो पुष्पावती है वो पुनः आ रही होती है, और जब उसको इस घटना की सूचना मिलती है तो वह ना तो शादी के बाद में पीहर जाके रहने के योग्य रहती है और ना ही पति के जाने के बाद ससुराल में रहने के योग्य रहती है। वह क्या करती है? इन दोनों ही जगह न जाकर एक वीरनगर नामक स्थान पर जाती है, और इस वीरनगर में उनको तो ब्राह्मण ब्राह्मणी मिलते हैं जिसका नाम क्या है? विजयादित्य और कमलावती। इन ब्राह्मण ब्राह्मणी के गुफा में क्या करती है? पुष्पावती रहती है और वहीं पर अपने पुत्र को जन्म देती है। गुफा में अपने पुत्र को जन्म देने के कारण उसको गुहा में पुत्र हुआ, इसलिए उसको गोहिल कहा गया और आगे जाकर उसका नाम गोहिलादित्य हो गया। फिर क्या होता है? ये जो गोहिलादित्य थे फिर क्या करती है? पुष्पावती जो है वो सती हो जाती है। गोहिलादित्य जो है उसका जो सहयोग करते हैं वहां पर रहते हुए, वहां के लोग जो थे वो भील जाति जो थी वो उसका भरपूर सहयोग करते हैं, और हम देखते हैं कि उस सहयोग के कारण गोहिल जो है वो शासक रूप में उभर कर आते हैं। और सन 566 ईस्वी में हम देखते हैं कि गोहिल जो है, गोहिल के द्वारा जो शासन जो शुरुआत मानी जाती है उसका समय जो है वो 566 ईस्वी माना जाता है। तो कहा जाता है कि गोहिल वंश की शुरुआत
कब मानी जाती है? 566 ईस्वी से गुहिलादित्य से मानी जाती है, जिसका भील के सहयोग से ऊंदरी नामक गांव, ये भी प्रश्न आता है कि किस गांव में भील ने गुहिलादित्य का राज तिलक किया था, तो वो कौन सा गांव है? ऊंदरी गांव। ऊंदरी गांव के भीलों ने उनका राज तिलक करके उनको राजा की पदवी प्रदान की। और उस समय गुहिलादित्य ने क्या किया था? गुहिलादित्य ने उनको वचन दिया था कि मैं भीलों से कभी भी कर वसूल नहीं करूंगा। फिर इस प्रकार जो सबसे पहली अपनी सत्ता की शुरुआत करते हैं गुहिलादित्य, तो उसका प्रमुख केंद्र जो है वो सबसे पहले किसको बनाते हैं? नागरा को बनाते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो भील जो है वो भीलों के को दिया गया गुहिलादित्य के द्वारा जो ये वचन है, इस वचन को हम देखते हैं आगे आने वाले शासकों में। नाम था नागादित्य और महेंद्र वर्मन द्वितीय। ये जो है क्या करते हैं? इस वचन को तोड़ देते हैं, और इस वचन को तोड़ देने के कारण इनको भील जो है क्या कर देते हैं? मार देते हैं। तो यह भी प्रश्न कई परीक्षाओं में आया हुआ है कि गुहिल वंश के किन राजाओं की मृत्यु भीलों के द्वारा ही कर दी गई थी? तो नागादित्य और महेंद्र वर्मन। उसके बाद हम देखते हैं कि मेवाड़ के रियासत से ये भी प्रश्न आता है कि मेवाड़ रियासत की जो आराध्य देवी है वो कौन है? चार भुजा माता। और आराध्य देवता कौन है? चार भुजा नाथ। ये दोनों ही मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजसमंद में स्थित है। और उनकी मेवाड़ रियासत की कुल देवी कौन सी है? मतलब गुहिलों की कुल देवी कौन है? बाण माता। और उनके कुल देवता कौन है? एकलिंग महाराज। और ये एकलिंग महाराज जो है वो उसका मंदिर कहाँ पर है? कैलाशपुरी उदयपुर में उनका मंदिर है। देखते हैं फिर इसके क्रम में हम देखते हैं कि जो मेवाड़ रियासत थी, इस मेवाड़ रियासत के जो राजाओं का क्रम है, वो राजाओं का क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि मेवाड़ रियासत जो है इसके जो संस्थापक जो थे, वो संस्थापक कौन थे? गुहिलादित्य। गुहिल वंश के संस्थापक गुहिलादित्य थे, 566 ईस्वी। फिर हम देखते हैं इसके वास्तविक जो संस्थापक बनते हैं वो कौन बनते हैं? बप्पा रावल। बप्पा रावल का एक और नाम है, क्या है? काल भोज। इनका सन है 734 ईस्वी में ये जो है वास्तविक संस्थापक बनते हैं। और बप्पा रावल के बाद में जो अगले शासक है वो कौन है? अल्लट। अल्लट के बाद में आते हैं शक्ति सिंह। शक्ति सिंह के बाद में आते हैं कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के समय हम देखते हैं कि कर्ण सिंह जो है इनके 2 पुत्र थे। इन 2 पुत्रों से इस गुहिल वंश की जो है वो 2 शाखाओं में बढ़ जाता है यहाँ पर। और ये 2 पुत्र ही उनके संस्थापक होते हैं। नाम क्या होता है? एक का नाम है क्षेम सिंह और एक का नाम है राहब। क्षेम सिंह जो है वो किसकी? रावल शाखा की स्थापना करते हैं, और राहब जो है वो राणा शाखा की स्थापना करते हैं। इस राणा शाखा को क्या कहा जाता है? सिसोदिया शाखा भी कहा जाता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि शेमसन सबसे पहले क्रम में क्या आया? गुहिलादित्य के बाद बप्पा रावल के बाद अल्लट के बाद शक्ति सिंह के बाद कर्ण सिंह के बाद में क्षेम सिंह और राहब। अब हम देखते हैं कि क्रम में कौन आएगा? क्षेम सिंह आएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो रावल थे ये तो क्या करते हैं? राजा की पदवी धारण करते हैं। और ये जो राणा शाखा के जो वंशज थे वो क्या करेंगे? इनके राहब के वंशज क्या करेंगे? सामंती पदभार संभालेंगे। पदभार वो भी कहाँ पर? सिसोदा गांव में।
सिसोदा गांव में। अब इस सिसोदा गांव में सामंती पद संभालने के कारण ही ये सिसोदिया शाखा भी कहलाती है। अब हम देखते हैं कि रावल शाखा जो राजा का क्रम है, वही क्रम जो है वो क्षेम सिंह के पश्चात का क्रम बनेगा। हम देखते हैं रावल शाखा। रावल शाखा में क्षेम सिंह। क्षेम सिंह क्या होते हैं, इनके पुत्र दो होते हैं, एक का नाम है सामंत सिंह, एक का नाम है कुमार सिंह। कुमार सिंह को कई जगह हम देखते हैं मंथन सिंह भी इनका नाम मिलता है। तो क्षेम सिंह के पुत्र सामंत सिंह जो है वो शासक बनते हैं, लेकिन नाडौल के शासक है जिसका नाम क्या है, कीर्तिपाल। कीर्तिपाल क्या है, सामंत सिंह को हराकर जो है चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लेते हैं, लेकिन कुमार सिंह जो है उसको जो है वो पुनः जो है किससे, कीर्तिपाल से वह प्राप्त कर लेता है और वहां का शासक कौन बनता है, कुमार सिंह। कुमार सिंह के बाद में शासक बनता है पद्म सिंह। पद्म सिंह के बाद में शासक बनता है जैत्र सिंह। जैत्र सिंह के पश्चात शासक कौन बनता है, इनका पुत्र तेज सिंह। तेज सिंह के बाद में शासक कौन बनता है, रतन सिंह। कहा जाता है कि रावल शाखा जो है, रावल शाखा के अंतिम जो शासक थे वो कौन थे, रत्न सिंह थे। हम देखते हैं कि सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावती का जो युद्ध होता है वह वही रतन सिंह है। तो 1303 में अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके साथ में रतन सिंह का युद्ध होता है और इसमें रतन सिंह जो है वो मारे जाते हैं और चित्तौड़ पर किसका अधिकार हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो जाता है। जब अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार होता है तो वो क्या करते हैं, अपने पुत्र है, उनका नाम क्या है, खिज्र खां। खिज्र खां को वहां पर नियुक्त कर देते हैं और चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं, खिज्र खां जो है उसका पदभार जो है वो मालदेव मुछाला को सौंप देते हैं और मालदेव मुछाला के बाद में उनका पुत्र जो है वो जैसा उस पर शासन कर रहा होता है। हम देखते हैं कि मालदेव का पुत्र जैसा को क्या कहा जाता है, जय सिंह भी कहा जाता है, जय सिंह। तो जैसा यानी कि उस पर जब शासन कर रहा होता है तो जैसे कि हमने देखा था कि दूसरी जो शाखा थी जिसका नाम क्या था, राणा शाखा। राणा शाखा भी तो इन्हीं के वंशज थे। तो उस समय जो राणा शाखा का शासक कौन था, हमीर। तो हमीर जो है वो जैसा को हराकर चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो रतन सिंह के पश्चात जो शासकों में क्रम आएगा तो किसका आएगा, राणा हमीर का आएगा। राणा हमीर के बाद में कौन बनते हैं, खेत सिंह। ठीक है, राणा हमीर के बाद में खेत सिंह के बाद में राणा लाखा शासक बनते हैं। राणा लाखा के पुत्र कौन है, मोक्कल शासक बनते हैं तथा मोक्कल के बाद में मोक्कल के पुत्र कौन है, कुंभा। मोक्कल के पुत्र हैं सांगा। मोक्कल के पुत्र कुंभा। कुंभा के पुत्र हैं उदा और रायमल। कौन है, उदा और रायमल। तो कुंभा के जो दो पुत्र थे उदा और रायमल, होता ऐसा है कि राजगद्दी प्राप्त करने के लिए उदा जो कि कुंभा के पुत्र है वो अपने पिता को मारकर गद्दी हासिल कर देते हैं। इसलिए मेवाड़ का पितृहंता पिता को मारने के कारण इसको मेवाड़ का पितृहंता कहते हैं और अपनी गद्दी प्राप्त कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि रायमल जो है उदा से वह गद्दी जो है वो पुनः प्राप्त करके उस पर शासन स्थापित कर लेता है। और रायमल के इस क्रम में हम देखते हैं कि रायमल का पुत्र कौन होता है, राणा सांगा। राणा सांगा के क्या देखते हैं हम, 3 पुत्र थे, 1 2 3 पुत्र थे। नाम था राणा सांगा के 3 पुत्र थे, उदय सिंह, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य और सामंत सिंह। कौन थे, सामंत सिंह। हम देखते हैं कि राणा सांगा जो है अपने उत्तराधिकारी किसको नियुक्त करते हैं, सामंत सिंह को। सामंत सिंह को जब वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी कारणवश सामंत सिंह की मृत्यु हो जाती है।
तो राणा सांगा के बाद में, रायमल के बाद में राणा सांगा, सांगा के बाद में क्रम आएगा सामंत सिंह। सामंत सिंह की मृत्यु हो जाने पर शासक कौन बनता है? विक्रमादित्य। फिर हम देखते हैं कि एक दासी पुत्र था जिसका नाम था क्या? बलवीर। दासीपुत्र बलवीर जो है वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है और शासन संभालता है। तभी हम देखते हैं कि उदय सिंह को पन्ना जो है वो बाहर भेज देती है और उसी कारण उदय सिंह जो है वो बच जाते हैं। और उसके क्रम में विक्रमादित्य के बाद में जो शासक बनेंगे वो कौन बनेंगे? उदय सिंह। उदय सिंह के पुत्र कौन होंगे? महाराणा प्रताप। इसके पश्चात कौन शासक बनते हैं? महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम क्या है? अमर सिंह। अमर सिंह के पश्चात जो शासक बनते हैं वो कौन है? अमर सिंह के पश्चात बनते हैं कर्ण सिंह। कर्ण सिंह के पश्चात बनते हैं जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम के पश्चात बनते हैं राज सिंह प्रथम। राज सिंह प्रथम। राज सिंह प्रथम के पश्चात बनते हैं जय सिंह। जय सिंह के पश्चात बनते हैं अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय। अमर सिंह द्वितीय के पश्चात बनते हैं संग्राम सिंह द्वितीय। राणा सांगा जो थे उनका पूरा नाम संग्राम सिंह था, वो संग्राम सिंह प्रथम थे और ये है संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय के बाद में जो शासक बनते हैं वो कौन है? संग्राम सिंह द्वितीय के पश्चात शासक बनते हैं जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय के पश्चात शासक बनते हैं और इनके पश्चात में कई शासक हुए हैं लेकिन उनका नाम इतना नहीं लिया जाता है। उसके पश्चात प्रसिद्ध जो शासक बने वो भीम सिंह बने। भीम सिंह के पश्चात जो शासक प्रसिद्ध हुए वो सरदार सिंह थे और सरदार सिंह के पश्चात जो शासक बनते हैं वो भूपाल। बीच में और शासक आते हैं और उसके पश्चात भूपाल सिंह उनके शासक बनते हैं जो सन 1930 से लेकर से आजादी तक, जब तक आजादी होती है तब तक उसके शासक रहते हैं। तो हम देखते हैं इस प्रकार मेवाड़ की रियासत के जो राजा है उन राजाओं के संबंध में जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में भी मैंने आपसे चर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि आप इनसे कुछ न कुछ परीक्षाओं में प्रश्न जब देखेंगे तो आपको उसके अंदर कुछ आंसर्स मिलेंगे और मेरी एक कोशिश जारी रहेगी। ऐसे ही हम विभिन्न रियासतों के बारे में जो राजाओं का क्रम है और जो सामान्य परिचय है वो हम और भी अगली कक्षाओं में देखेंगे। धन्यवाद।